नमस्कार। जैसा कि मैंने अपने 26वें पार्ट में आपको बताया था कि श्री प्रकाश शुक्ला का अंत हो चुका है और 3-4 दिन मैंने अनुरोध किया था कि 3-4 दिन के बाद में लॉकडाउन का जैसे ही कोई फ़ैसला आता है, लॉकडाउन के बारे में जैसे ही कोई घोषणा होती है, मैं पुनः अपने पुलिस के यात्रा वृत्तांत में जो कुछ भी क्राइम की ऐसी घटनाएं जो आपसे शेयर करने लायक हैं उनके साथ उपस्थित होऊंगा। अगले लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, थोड़ा समय रहेगा कि मैं आधा पौन घंटा आपके लिए निकाल सकूं। तो 22 सितंबर 98 को हम लोगों ने अपना पहला टास्क, जिसके लिए एसटीएफ बनाई गई थी, हालांकि एसटीएफ 6 महीने के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन इस सफलता के बाद उसको और 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और ये कहा गया कि और जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम से या रिवार्डेड क्रिमिनल से रिलेटेड और भी जो लोग हैं उनको अकाउंट फॉर किया जाए। इसी बीच एसपी भुज, गुजरात में एक ज़िला है भुज, वहाँ के एसपी श्री केशव कुमार, बहुत सीनियर अफसर हैं इस समय, कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पोस्टेड हैं। उनका फ़ोन एसएसपी अपने हमारे जो एसटीएफ के एसएसपी थे अरुण कुमार साहब के पास आया और उन्होंने बताया कि भुज के पुलिस स्टेशन गांधीधाम में एक मुकदमा लिखा गया है जिसमें वहाँ के सबसे बड़े व्यापारी बाबू भाई सिंघवी, जिनका नमक का व्यापार है, उनकी किडनैपिंग का एक अटेम्प्ट 6 सितंबर को किया गया और बाबू भाई सिंघवी की अपनी सतर्कता की वजह से वो बच गए, वरना उनकी किडनैपिंग में कोई कमी नहीं थी। उनका ये कहना था कि हमें चेक करके बताएं कि जिस शार्पनेस से, जिस तरह से आपके यहाँ श्री प्रकाश शुक्ला ने किडनैपिंग की है, उसी तरह की किडनैपिंग ये प्रतीत होती है, तो ये देख के बताएं कि क्या श्री प्रकाश शुक्ला के गैंग ने ही ये किडनैपिंग तो नहीं की थी। खैर, ये बात हम लोगों को बताई गई। हम लोगों ने देखा 6 तारीख को उसकी लोकेशन बिल्कुल भी नहीं थी गुजरात में। हर तरह से उसको, जिसको कहते हैं, ठोक बजा के देख लिया गया और उनको ये बताया गया कि देखिए साहब, ये श्री प्रकाश शुक्ला गैंग का नहीं है और श्री प्रकाश शुक्ला उस समय वहाँ था ही नहीं। बात ख़त्म हो गई। फिर केशव कुमार साहब ने फ़ोन किया कि साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस किडनैपिंग में एक मोबाइल वैन, 2 मोबाइल फ़ोन नए सिम कार्ड के और कुछ और कागजात बरामद हुए हैं। उन मोबाइल फ़ोन्स के जो कॉल रिकॉर्ड हम लोगों ने निकलवाए हैं, उसमें तमाम नंबर उत्तर प्रदेश के, बिहार के, दिल्ली के, मुंबई के, नेपाल के और दुबई के हैं। लखनऊ के नंबर्स उन्होंने कहा हम आपको भेज रहे हैं और लखनऊ के नंबर्स को वेरीफाई करके देख लें। हो सकता है वो स्वयं न रहा हो, लेकिन कोई उसका गैंग मेंबर या कोई इस तरह का उसका कनेक्शन वहाँ से पता लगे। चूँकि ये क्षेत्र उस समय तत्कालीन गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी साहब का था और ये बाबू भाई सिंघवी उनके बहुत ही निकट माने जाते थे, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री के क्षेत्र का या उनके जानने वाले किसी व्यक्ति की किडनैपिंग हो और पुलिस उसमें कुछ न कर पाए, ये थोड़ी सी परेशानी की बात है। आप समझ सकते हैं कि वहाँ उस समय एसपी भुज या भुज की पुलिस पे कितना दबाव रहा होगा। मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र करता हूँ कि इस तरह के क्राइम में या इस तरह के केसेस में किस तरह का दबाव होता है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कैसे पुलिस पर दबाव रहता है इस तरह के केसेस को वर्कआउट करने के लिए। नंबर वो हम लोगों को शेयर किए गए, नंबर हम लोगों ने उन नंबर्स को ढूंढना शुरू किया। बहुत ज़्यादा नहीं पता लगा, लेकिन एक बात ये पता लगी कि ये मंजीत सिंह मांगे, जो एक फ़रार अपराधी था जिस पे 2 लाख रुपए का रिवार्ड था सीबीआई का, उसके भाई के कांटेक्ट के कुछ नंबर उसमें निकले। हम लोगों ने शहर में उस समय एसटीएफ
का दबदबा हो गया था, बहुत बड़े बड़े काम हो गए थे। अपने लोगों को, अपने सोर्सेस को, कांटेक्ट को, इन्फॉर्मर्स को बताया गया कि भाई उसका नंबर ढूंढ के लाइए किसी तरह से। नंबर उसका लाया गया, नंबर से हम लोगों ने आगे की जांच शुरू की और ये पता लगा कि ये कलकत्ता के किसी नंबर के कांटेक्ट में है। एसपी भुज साहब बहुत परेशान थे। एसपी भुज साहब ने जो और डिटेल बताई उसकी, वो ये बताई कि गांधी धाम में बाबू भाई सिंघवी अपनी गाड़ी से जा रहे थे और आगे चल रही एक स्कूटर से एक बड़ा सा बैग गिरा जो उनकी गाड़ी के ठीक सामने आ गया। बाबू भाई सिंघवी ने ये ज़रूर चालाकी की कि उन्होंने बिना गाड़ी का इंजन बंद किए उसे नीचे उतर के देखने की जैसे ही कोशिश की, उन्हें अंदाज़ लग गया कि कुछ और लोग, 5-6 और लोग एक किसी दूसरी गाड़ी से उनकी तरफ आ रहे हैं। उन्होंने बिना कुछ ध्यान रखे हुए फ़ौरन अपनी गाड़ी में, स्टार्ट गाड़ी थी, और फिर उससे वो वहाँ से निकल गए। जो लोग आए थे उन्होंने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुँच चुके थे और उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। मौके से वो बैग, स्कूटर, बाद में वैन, और फिर इन लोगों ने अहमदाबाद में जो फ्लैट ले रखा था वो फ्लैट इन लोगों को पुलिस को मिल गया, जिसमें ये पता लग गया कि ये किसके नाम था फ्लैट किसी एक कमल शर्मा के नाम था। और कमल शर्मा और संजय शर्मा, इन दो लोगों के ही रिकॉर्ड वहाँ पर मिल पाए जो कागज़ पत्तर इनके पास मिले। कमल शर्मा के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की गई लेकिन उसका पता नहीं लगा। जो मारुति वैन पकड़ी गई वो GJ1AR8828 GJ1AR8828 ये पकड़ी गई। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर पता किया तो पता लगा कि साहब ये किसी फेक गाड़ी की नंबर प्लेट है। दरअसल में उसका अंतिम जो 4 अंक है वो 9920 था। ये किसी कमल शर्मा ने खरीदी थी जो संजय गांधी नगर दिल्ली के पते पर रजिस्टर्ड है। ट्रांसपोर्ट नगर संजय गांधीपुरम 72 ट्रांसपोर्ट नगर संजय गांधीपुरम दिल्ली के पते पर ये खरीदी गई है सेकेंड हैंड गाड़ी। बात कुछ आगे बढ़ी नहीं। इसके बाद और डिटेल में उन्होंने ये बताया कि साहब कोई इरफान गोगा नाम का आदमी अपने आप को हांगकांग में बैठा होना बताता है। वो बाबू भाई को काफ़ी दिन से फ़ोन कर रहा था और किसी व्यापार के सिलसिले में उसने ये बताया था कि इसमें आपने इतना प्रॉफिट ले लिया है, गलत प्रॉफिट ले लिया है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और वो बार बार इसके एवज में 15 करोड़ रुपए मांग रहा था और उसको ये बता रहा था कि देखो पैसा दे दो, नहीं तुम्हारा बहुत बुरा हश्र होगा। अगर और कुछ जानना चाहते हो तो अहमदाबाद में एक और किडनैपिंग हुई थी गौतम अडानी की। तुम गौतम अडानी का अगर हश्र चाहते हो तो फिर वही होगा, पैसा तो हम तुमसे वसूल ही लेंगे। उसने अपना नंबर भी बताया था 00971 50632706 ये नंबर भी बताया। और बाबू भाई सिंघवी ने उसकी पूरी कॉल रिकॉर्ड कर दी थी और ये कॉल गांधी धाम पुलिस स्टेशन के पास और एसपी भुज के पास थी। उन्होंने मेल से ये भेजा भी, लेकिन उस कन्वर्सेशन से कुछ बहुत पता लगाना मुश्किल था क्योंकि ये कॉल बाहर की थी, ISD कॉल थी और कहाँ से की गई थी ये पता लगना मुश्किल हो रहा था। हालांकि बहुत बाद में गैंग को वर्कआउट करने के बाद ये पता लगा था कि ये दुबई से कॉल की गई थी। इरफान गोगा के बारे में पता किया है। इरफान गोगा तत्समय ISI के लिए काम करता था और इरफान गोगा और फजलुर रहमान ये 2 लोग थे दुबई में जो हवाला के पैसे के ट्रांजैक्शन का काम धाम करते थे। देश में जहाँ कहीं हवाला के पैसों के लेन देन की ज़रूरत है, जैसे किडनैपिंग का पैसा, किसी को रैंसम का पैसा डिलीवर करना है, तो वो हवाला के थ्रू 1 घंटे के भीतर वो दुबई उनके पास पहुंच जाता था। पुलिस अगर पकड़ भी लेती थी उस आदमी को जहां हवाला का पैसा दिया गया है तो उसे कुछ बहुत हासिल नहीं होता था। उस समय हवाला बहुत ज़ोरों पे था और ये किडनैपिंग का धंधा भी बिल्कुल अपने चरम पे था। इतनी सूचना के बाद
ऐसा लगा कि बहुत ही गंभीर बात है। हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया और ये पता लगा कि ये नंबर्स, इससे कनेक्टेड 3-4 नंबर ये कलकत्ता में काम कर रहे हैं। फिर केंद्रीय गृह मंत्री से संबंधित बात थी। कई किडनैपिंग्स गुजरात में गौतम अडानी सहित कई किडनैपिंग बड़ी हो गई थी, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। इसी तरह के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, इन लोगों की किडनैपिंग हुई थी। और उसमें जैसे गौतम अडानी की किडनैपिंग में लगभग 1.5 करोड़ रुपए के रैंसम लिए जाने की बात पता लगी थी। हालांकि अपहृत ने पुलिस का कभी सहयोग नहीं किया। बार बार ये पूछा गया, अरुण कुमार साहब ने केशव कुमार साहब से पूछा कि आखिर वो लौट के आया है, वो क्या बताता है, कहाँ रखा गया, अंदाज से कितनी दूर उसको ले गए थे, कैसे रैंसम की डील हुई, किसने डील की, किसने पैसा दिया, कहाँ पैसा दिया, बहुत ढेर सारी बातें। लेकिन बार बार गुजरात पुलिस की तरफ से यही बताया गया कि साहब वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो किसी भी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके अंदर डर समा गया है, उसके अंदर वो इतना डर गया है कि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से शेयर नहीं करना चाहता। बात ये तय हुई कि ये इस नंबर से रिलेटेड जो लोग भी हैं, वो कौन हैं ये नहीं पता, लेकिन ये लोग कलकत्ता में हैं और कलकत्ता में ऑपरेट कर रहे हैं। खैर, इस बीच में तमाम इस तरह की किडनैपिंग को सीबीआई को हैंडओवर किया गया। इस तरह की जो इंसिडेंट आसपास हुए थे कि आप कोऑर्डिनेट करिए, ये हो सकता है किसी एक ही गैंग का काम हो, क्योंकि एक चीज़ बड़ी कॉमन थी इस तरह किडनैपिंग में कि वो मारुति वैन का इस्तेमाल किया गया था सब जगह। कम से कम 4 किडनैपिंग, जिनके बारे में मैं अगले किसी पार्ट में आपको बताऊंगा कौन कौन सी किडनैपिंग थी और कहाँ कहाँ इस तरह मारुति वैन का इस्तेमाल किया गया। तो ये जानकर कि अब ये कलकत्ता में है, सब लोगों ने अपनी जो सामान्य मीटिंग है उसके दरमियान अरुण कुमार साहब ने कहा कि भाई एक टीम अब चली जाए कलकत्ता में रहे, वहाँ जिस नंबर की लोकेशन कलकत्ता में मिल रही है उससे जिन जिन नंबर्स पे बात हो रही है उनको ग्राउंड पे वेरीफाई कर लिया जाए। ये कौन लोग हैं, इनका यूपी से क्या कनेक्शन है, और ये कमल शर्मा कौन है। कमल शर्मा और दूसरा नाम जो बताया गया था, कमल शर्मा एंड संजय शर्मा। कमल शर्मा और संजय शर्मा ये कौन लोग हैं, इनको वहाँ आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि गुजरात पुलिस परेशान है। नंबर लखनऊ के आ रहे हैं तो ज़रूर कोई न कोई उत्तर प्रदेश से इसका संपर्क होगा, ज़रूर कुछ न कुछ इनका उत्तर प्रदेश से लेना होगा। ये तय किया गया कि हम लोग ट्रेन से नहीं जाएंगे, हम लोग बाई रोड जाएंगे। किसी दूसरे प्रदेश में जाने पर वहाँ गाड़ियों की दिक्कत होती है और स्थानीय टैक्सी पर या स्थानीय पुलिस पर उतना भरोसा किया जाना मुश्किल होता है। लोकल पुलिस अपने हिसाब से मदद करती है, उसकी जानकारी में होना बहुत ज़रूरी होता है। और कभी कभी स्थानीय स्तर पे जो संवाद सूत्र होते हैं, उनके पुलिस के मुखबिर होते हैं, कांटेक्ट होते हैं, इन्फॉर्मर होते हैं, वो कभी कभी ऑपरेशन फेल करा देते हैं और हम खाली हाथ हो जाते हैं। ये तय कि हम लोगों ने अपने ऑफिशियल टाटा सुमो में सब लोग यहाँ से चले। मेरे सिवा अविनाश मिश्रा थे उसमें, और करीब 12-13 लोग थे, 2 ड्राइवर थे। हम सब लोगों को वहाँ पहुँच के, और वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है बिरला मंदिर के बगल में 3rd फ्लोर पे, वहाँ हम लोग रुके। वहाँ से सीधे हम लोग गए कलकत्ता पुलिस के हेडक्वार्टर, जहाँ पर मनोज मालवीय जो डीसीपी DD1 थे, श्री नारायण घोष DCP DD2 थे, और श्री विप्लव गोस्वामी जो उस समय ACP थे एंटी राउडी सेल, उनसे मिलने के लिए कहा गया था। हम लोगों ने उनसे बात की, उनको अपनी समस्या बताई और ये बताया कि साहब इस तरह से किडनैपिंग का अटेम्प्ट वहाँ हुआ है बहुत बड़े बिजनेसमैन का, जिसका टर्नओवर लगभग 100 करोड़ पर ईयर का है, पर मंथ का है। इतना बड़ा व्यापारी है, शायद नमक का व्यापारी है वो। तो इसलिए, और दूसरा उनको बताया कि गृह मंत्री जी का अपना चुनाव क्षेत्र है, गृह मंत्री जी के संपर्क में वो व्यक्ति है, तो इसलिए इसका पकड़ा जाना, बताया जाना ज़रूरी है।
उन्होंने पूछा क्या मदद चाहते हैं, तो हम लोग अपना CDR उसका ले गए थे कि साहब ये कॉल डिटेल रिपोर्ट है उसकी, इसमें ये नंबर फिगर कर रहे हैं, इनका नाम पता और ये कौन लोग हैं ये पता किया जाना ज़रूरी है। उन्होंने हमें एक सिपाही दिया जो स्थानीय था और जिसको बताते हैं कि क्षेत्र की अच्छी जानकारी थी, जो उनका कलकत्ता पुलिस का हेडक्वार्टर है, वहाँ से हम लोग लेके चले। हम 3 दिन तक उस आदमी को लेके वेरीफाई करते रहे, लेकिन ज़्यादातर नंबर उसमें स्थानीय बाज़ार में किसी आदमी के और बहुत ही सामान्य जिनका कोई उत्तर प्रदेश से संबंध नहीं निकल रहा था, वो उस तरह के आदमी थे, बहुत ज़्यादा कुछ हाथ में लगा नहीं। इसी बीच में जो लेटेस्ट कॉल डिटेल आई उसमें ये पता लगा कि एक नंबर से बहुत बार बात हो रही है और ये नंबर इलाहाबाद में नैनी सेंट्रल जेल के भीतर से ऑपरेट हो रहा है। ये बहुत ही गंभीर सूचना थी और बड़ी सूचना थी और इसके लिए ये तय पाया गया, चूँकि दिल्ली में जो ऑपरेशन शिव प्रकाश हुआ था तो उसमें हमारी सुविधा हुई थी कि हम नंबर्स को डाइवर्जन पर लेके उसे सीधे सुन रहे थे, जिससे हमें कॉल रिकॉर्ड करके और फिर एक्ट करने में आसानी हुई और हम अपने टारगेट तक पहुंच गए थे। तो ये तय किया गया कि इसको भी हम पैरेलल पर लेकर सुनेंगे। कमांड मोबाइल करके एक मोबाइल कंपनी थी उस समय, 98 की बात है, और बड़ी पॉश लोकेलिटी में उसका हेड ऑफिस था। मैं गया वहाँ, उनके जो इंचार्ज थे, जो ऑफिसर इंचार्ज थे उस मोबाइल फ़ोन के, उनसे बात की और उनसे कहा कि साहब हमें इस तरह से एक मोबाइल नंबर को पैरेलल पे सुनना है। उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ आज तक कभी कोई नंबर पैरेलल पे नहीं सुना गया, हमें इसकी जानकारी नहीं है। उनकी बातचीत लखनऊ में उषा फ़ोन के जो RK सिंह थे उनसे कराई गई। उनकी बातचीत दिल्ली पुलिस में जो क्राइम ब्रांच में PP सिंह थे उनसे कराई गई। अरुण कुमार साहब ने कमिश्नर पुलिस से बातचीत की कि साहब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसके ये इम्प्लीकेशन हैं, हमें ये नंबर दिलवाइए। खैर इन लोगों ने भी अपने स्तर से पता किया, लेकिन उस समय तक कलकत्ता पुलिस में या वेस्ट बंगाल पुलिस ने एक भी नंबर पैरेलल लिसनिंग पे नहीं लिया था, इसलिए उनके लिए बिल्कुल नई बात थी। जो भी इसके लिए आवश्यक कार्रवाई थी, SSP STF साहब की तरफ से एक फॉर्मल रिक्वेस्ट लेटर कि इस नंबर को पैरेलल की लिसनिंग पे लिया जाना है। पहले वो उन्होंने मना किया तो उनको बताया कि आपको जब लाइसेंस ग्रांट हुआ मोबाइल का तो उसकी शर्तों में है कि आप एजेंसीज़ को, जो क्राइम और डिटेक्टिव एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, उनको इस तरह की सुविधा उपलब्ध करानी है। खैर वो मान गए और बड़े प्रयास के बाद उन्होंने भी अपने हायर अप से उसकी मैकेनिज़्म पूछी और फिर हमें वो नंबर डाइवर्ट कर दिया। जब वो डाइवर्ट कर दिया उसी के बाद पता लगा वो नंबर बंद हो गया। कई मोबाइल से ये लोग बात करते थे, वो नंबर बंद हो गया। फिर उसका तोड़ ये निकाला गया कि IMI को ही पैरेलल पे लगा लीजिए, तो उस सेट पर जितने भी नंबर चलेंगे उसको सबको आप पैरेलल पे सुन सकते हैं। वो पैरेलल पे लगवा लिया गया IMI को तीसरे दिन और हम लोग उसको सुनने लगे। सुनने से चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई कि पैडर रोड पर एक बहुत बड़े व्यवसायी कलकत्ता के HD पूनवानी ये रहा करते थे और इनका वहाँ पर एक होटल था, लिटन होटल। ये सवेरे पैडर रोड से मैदान तक, विक्टोरिया पार्क जिसे कहते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। अंदाज है सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक ये निकल जाते थे, हर हाल में 5:30 तक निकल जाते थे। बल्कि उनका जो समय इन लोगों ने निकाला था, जो लोग वहाँ गए थे, वो 5:27 पर निकलते थे और 5:35 और 40 के बीच में 5-7 मिनट में अपनी जेन गाड़ी से वो बाहर पार्क हो जाती थी उनकी गाड़ी और भीतर वो अपना 4-6 चक्कर लगा के फिर वापस चले आते थे। तो ये HD पूनवानी की किडनैपिंग के सिलसिले में वहाँ पर ये मोबाइल नंबर वहाँ पे था। एक जो मोबाइल नंबर जो बाद में पता लगा कि ये मनजीत सिंह मांगे इस्तेमाल कर रहा था, वो तो जोधपुर पार्क एरिया के किसी फ्लैट में था, जहाँ पर एक लड़की भी उससे बात करती थी, उसका नाम नंदिनी था।
और मंजीत सिंह मांगे का नाम दीपक था। आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि बबलू श्रीवास्तव इसका असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू है, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में उपनाम यानी तखल्लुस बिना उसके नाम के छात्र राजनीति में कोई उतरता नहीं है। और ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे कि वहाँ के निकले हुए तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े अपराधी भी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चले गए थे, वो सब भी तखल्लुस का इस्तेमाल करते थे। बबलू श्रीवास्तव का ये बहुत ही सटीक मोडस ऑपरेंडी है, और जितने भी बड़े उसने बड़ी किडनैपिंग या बड़ा क्राइम किया है, उसमें सब में छद्म नाम से, दूसरे नाम से, तखल्लुस के नाम से ही वो एक दूसरे को बुलाते थे। तो ये बात तय हुई कि दीपक और नंदिनी ये जोधपुर पार्क में कहीं किसी फ्लैट में रह रहे हैं, और ये जिन लोगों से बात करते हैं उनकी लोकेशन निकली है, एक की पैडर रोड पे और दूसरे की पास में चौरंगी के पास एक होटल है, वहाँ की निकली थी। जो होटल जिससे ज़्यादा बात हो रही थी वो होटल डॉल्फिन था। होटल डॉल्फिन था ये, उसके रूम नंबर 215 में जो लोग रुके हुए थे, जो हम लोगों ने स्पॉट वेरिफिकेशन किए, उसमें 215 में वो रुके हुए थे जो जिन्होंने अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए या अपना एड्रेस मुंबई का लिखवाया था। और जो सदर स्ट्रीट पे रह रहे थे वो हीरा हॉलीडे इन में रह रहे थे, उनको लखनऊ वाले लड़के कह के वो बुलाता था, और जो डॉल्फिन होटल वाले थे उनको बम्बई वाले लड़के कह के बुलाता था। इसी बीच में जो कॉल डिटेल्स आई उसमें पता लगा कि सुबह और शाम को रेगुलर बात नैनी जेल से हो रही है। आवाज़ से बहुत बाद में, आवाज़ से तो नहीं लेकिन बाकी और पैरामीटर्स पे पहचाना गया कि वो बबलू श्रीवास्तव है। बबलू श्रीवास्तव और संजय खन्ना उर्फ चंकी, बबलू श्रीवास्तव नैनी जेल से और संजय खन्ना उर्फ चंकी ये दुबई से, वो इनको कमल शर्मा नाम के आदमी को यानी मंजीत सिंह मांगे को ये आदेश निर्देश दिया करता था कि भाई ऐसा करना है, वैसा करना है, फलाना करना है, ठिकाना करना है। सदर स्ट्रीट और चौरंगी का जो क्रॉसिंग पॉइंट है, जो चौराहा है, वहीं पे अक्सर ये लोग मिलते थे। और न्यू मार्केट में एक प्रिंसेस बार है जहाँ पर शाम को अक्सर ये जाते थे और जहाँ शराब वराब पिया करते थे। और चौरंगी स्ट्रीट में ही एक सिनेमा हॉल है जिसमें रात के समय एक आध दिन इन लोगों ने सिनेमा भी देखा। ये ऐसा इनके सीडीआर से क्लियर हुआ। जैसे ही ये बात खुली या जैसे ही ये बात पता लगी कि ये किसी बड़े व्यापारी, बहुत बड़े व्यापारी की किडनैपिंग के लिए लगे हैं, एक टीम और सप्लीमेंट ये हुआ। हम लोग 3-4 दिन तो लग गए वेरिफिकेशन में। उसके बाद नंबर लगा, 3 दिन नंबर से ये पता लगा कि ये बड़ा ग्रुप है, बड़ी किडनैपिंग के चक्कर में है और इसके ओवरसीज़ कनेक्शन है। फिर लखनऊ से एक छोटी टीम और रवाना की गई। इस बार थोड़ी सी स्ट्रेटजिकल चूक ये हुई कि ये टीम रेल से चली, रेलगाड़ी से चली, ट्रेन से चली कलकत्ता के लिए। और ये बात कहीं न कहीं बबलू श्रीवास्तव का, चूँकि वो लखनऊ का रहने वाला है, सारा स्ट्रॉन्ग होल्ड लखनऊ में है, और श्री प्रकाश के बाद एसटीएफ लाइमलाइट में आ गई थी, अखबारों की वजह से, टीवी की वजह से, किसी वजह से ये बात पता लग गई। और चूँकि मैं ही नंबर सुनता था, नंबर में ये कॉल इंटरसेप्ट हुई बबलू की कि भाई कल आप लोग फाइनल अटेम्प्ट कर लीजिए। इंजीनियर लोग यहाँ से चले हैं, ये रात में पहुँच जाएंगे और सवेरे ये वहीं होंगे। इंजीनियर बबलू श्रीवास्तव ने अपनी जितनी पुरानी किडनैपिंग है या इनके ग्रुप की जितनी किडनैपिंग है, इरफान गोगा, फजलुर रहमान ने जितनी बड़ी किडनैपिंग की है और पैसा हवाला से इसका लिया है, बहुत ही लंबी लंबी रकम ली है। तो ये इंजीनियर कहते थे पुलिस वालों को, चप्पल ये कहते थे असलहे को, पिस्टल के लिए या रिवॉल्वर के लिए चप्पल कहते थे। इन्होंने कहा इंजीनियर लोग चले हैं और वहाँ से तुम लोगों को सवेरे चेकआउट कर लो अपने अपने होटल से और पूरा सामान लेके वहाँ अटेम्प्ट करो टेंडर के लिए। टेंडर मिल जाता है तो जैसे बताया गया है उसी तरह करना, और अगर नहीं मिलता है तो वहाँ से कुछ दिन के लिए तुम लोग चले आओ,
क्योंकि ये गए हैं और तमाम बातें उसने बताई कि फिर ये छोड़ेंगे नहीं, इस तरह की बातें वो हुई। वो कॉल रिकॉर्ड चूँकि हम कर रहे थे, वो कॉल रिकॉर्ड हो गई, सबको बताया गया। तब तक जो ट्रेन से आ रहे थे, जिसमें सत्येंद्र सिंह साहब थे, उनके साथ और 3-4 लोग थे, एक स्ट्रॉन्ग टीम और लगाई गई कि ये इस्टेब्लिशमेंट 4 जगह है। डॉल्फिन होटल में है, हीरा हॉलीडे इन में है, ये जोधपुर पार्क में है, और जोधपुर पार्क में ही 2 फ्लैट हैं, एक में नंदिनी है, एक में दीपक है। तो इस तरह से ये 3-4, और इनकी लोकेशन जो चौरंगी सदर रोड की क्रॉसिंग है उसमें वहाँ उनका मीटिंग प्लेस है। तो हम लोगों का जो 6 लोगों का 7 लोगों का जो ग्रुप है, ऐसा ना हो कि ये अटेम्प्ट करें और फिर उसके बाद हम इसमें फिर फेल हो जाएं। ये टीम पहुंच गई, रात में पहुंच गई, उनको ये कॉल बताई गई और ये कहा गया कि सुबह निकलेंगे। तो सब लोग ने अपनी तैयारी की। उसी एक ही हम लोगों के पास टाटा सूमो थी, उसी टाटा सूमो पे सब लोग बैठ गए और टाटा सूमो पे सुबह इन्होंने ये तय किया कि 5:27 पे जब ये निकलेगा, और मीटिंग प्लेस की उसी जगह की बात हुई जहाँ ये मिला करते थे, सदर स्ट्रीट और चौरंगी का जो क्रॉसिंग है वहाँ पे मिलने की बात हुई। हम लोग वहाँ से अपने जो राज्य अतिथि गृह है उत्तर प्रदेश सरकार का, वहाँ से टाटा सूमो में सुबह 4:30 बजे ही निकल गए। उस दिन दिसंबर का महीना था, उस दिन सुबह कोहरा ज़रूर पड़ रहा था। जो वहाँ के थे, जो डॉल्फिन होटल वाले थे, वो पहले आ गए। उनको मंजीत सिंह मांगे ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया, और जो हीरा हॉलीडे इन वाले थे, सैडर स्ट्रीट वाले, इनको शायद 2-3-4 मिनट की देर हुई तो इनको कॉल किया। चूँकि कॉल गाड़ी में मैं सुन रहा था, तो उसने कहा कि भाई अभी तक क्यों नहीं आए तुम लोग। तो हम लोग भागे कि इसका मतलब ये वहीं पर चौरंगी और उसका सैडर स्ट्रीट की जो क्रॉसिंग है वहीं पर कहीं है। और जैसे ही हम लोग क्रॉस किए तो नीले रंग की, कत्थई रंग की, गाढ़े भूरे रंग की मारुति वैन दिखाई पड़ गई, जिसमें मंगे, चूँकि मंगे के बारे में इस बीच में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी कि किस तरह का है, क्या हुलिया है इसका, और किस केस में वांटेड है। सीबीआई का वांटेड था बहुत, ये बबलू श्रीवास्तव और सैनी एलडी अरोरा के मर्डर के केस में वांटेड थे। एलडी अरोरा कस्टम्स कलेक्टर थे। बम्बई में दाऊद गिरोह से इनकी दुश्मनी हो गई थी। दाऊद के बहुत बड़े बड़े कंसाइनमेंट इन्होंने पकड़ लिए थे, और ऐसा लग रहा था कि वहाँ अगर ये रहे तो इनका नुकसान होगा, तो इनका इलाहाबाद ट्रांसफ़र कर दिया गया कस्टम्स में। लेकिन ये यहाँ से भी अपना काम कर रहे थे, ऐसा दाऊद के लोगों का मानना था। उस समय बबलू श्रीवास्तव दाऊद के सबसे ख़ास लोगों में था, दाऊद इब्राहिम के। तो ये तय किया गया कि इसको इलाहाबाद में ही मारा जाए, और बाद में एलडी अरोरा साहब को इलाहाबाद में ही उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। फिर वहाँ जो लुक से ये पता लग गया कि ये आदमी हेडलाइट में ठीक सामने जैसे ही देखा हम लोगों ने, तो वो कॉल चल रही थी, कॉल को मैं सुन रहा था, और मंगे भी फ़ोन पे बात कर रहा था। चूँकि कोहरा बहुत था तो गाड़ी थोड़ा धीमे धीमे चल रही थी, तो जो लिप मूवमेंट था उसका, उससे और हमारी कॉल से ये क्लियर हो गया कि वही आदमी मंगे है जो ड्राइवर की बगल वाली सीट पे बैठा है। थोड़ा गाड़ी को आगे निकाल के उसे फिर इनके पीछे की पोजीशन में हम लोग करीब 20 फीट की दूरी पर इसको रख लिया कि इसका हम अब यहाँ से पीछा करेंगे, क्योंकि वो बार बार मैदान की बात करते थे, जो विक्टोरिया पार्क बाद में समझ में आया। तो ये बार बार यही कहते थे कि वहीं पे मिलना जहाँ गाड़ी खड़ी होनी है, वहीं पे मिलना जहाँ गाड़ी खड़ी होनी है। तो ये तो अंदाज़ लग गया कि ये मैदान में खड़े होंगे कहीं पर, और ये भी हल्का फुल्का अंदाज़ लग गया कि वो आदमी एसडी पूनवानी वो वहाँ बाहर अपनी जन खड़ी करके वहाँ टहलने के लिए आएगा, तो बड़ा नेचुरल है उसको ये वहीं उठाएंगे। तो हम लोग कोहरे में, जितनी डिस्टेंस में कोहरे में भी वो भूरी वैन दिखाई दे रही थी, लाइट ऑफ करके हम उसके पीछे पीछे चले। वो जो उसका मेन एंट्रेंस है उससे न घुस के, वो जैसे ही वहाँ से दाहिने हाथ आप मुड़ेंगे इसके मैदान के विक्टोरिया पार्क के,
मेन गेट से आगे जाके दाहिने हाथ मुड़ेंगे, वहाँ एक और छोटा सा गेट है जो पीछे की तरफ जाता है। इन्होंने अपनी गाड़ी उसके भीतर घुसा दी और 2 पेड़ों के बीच में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। हम लोगों ने भी उससे सेफ डिस्टेंस पे, होगा करीब 20 फीट की डिस्टेंस पे, अपनी टाटा सूमो खड़ी कर दी। हमने, सत्येंद्रवीर सिंह साहब ने, बाकी लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग सब जो सूट होता है, जो सुबह दौड़ने वाला जो वॉकिंग सूट होता है, हम लोग वो रनिंग ट्रैक सूट जो होता है उसको पहनेंगे और अपनी अपनी पिस्टल उसमें रखेंगे। और अगर वहाँ किसी की भी छीना झपटी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उस आदमी को वो किडनैप करेंगे और वो शोर नहीं मचाएगा या वो चिल्लाएगा नहीं, रेजिस्ट नहीं करेगा, तो जहाँ छीना झपटी होगी वहीं पहुँच के हम लोग दाब लेंगे, क्योंकि आज अंतिम दिन है। आज के बाद ये लोग यहाँ से चले जाएंगे और ये हमारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल होगी, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गाड़ी वहीं पे खड़ी कर दी इन लोगों ने, ये सब लोग भीतर थे, और एक आदमी को उन्होंने मेन गेट पर ड्रॉप कर दिया, संभवतः उसको जिसने रैकी की थी, कि जब वो गाड़ी से आए और जन को वहाँ खड़ा करके पैदल भीतर आए, तो उस समय वो फ़ोन से इनको इन्फॉर्म कर दे कि उनका टेंडर पार्क के भीतर आ गया है। थोड़ी देर में ये कॉल आ गई कि टेंडर पार्क में आ गया। हम लोगों ने इस गरज से कि हम नीचे उतर जाएं और नीचे उतर के उस ट्रैक के पास, ऐसे ट्रैक के पास खड़े हो जाएं, ऐसी जगह पे जहाँ से जो टहलने वाले हैं, बड़ी संख्या में लोग वहाँ टहलने आए थे, उन पे हमारी नज़र रहेगी। किसी के साथ खींचतान अगर होती है तो हम उनको वहाँ इंटरसेप्ट कर सकें और इस आदमी की किडनैपिंग को हम बचा सकें। पहले एक बार ये आइडिया आया कि ऐसा ना हो इसकी किडनैपिंग हो जाए, इसके साथ कोई बात हो जाए, कलकत्ता पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाए, लेकिन बाद में अरुण कुमार साहब ने ये कहा कि नहीं, हमें किसी को नहीं बताना है, बता के हम अपना ऑपरेशन ख़राब नहीं करेंगे, हम इस ऑपरेशन को खुद करेंगे। खैर, हम लोग इतनी देर में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा उजाला होने लगा, जैसे क्षितिज पे उजाला होता है। सूरज की रोशनी तो नहीं हो रही थी, लेकिन क्षितिज पे हल्का हल्का उजाला हो रहा था। उसमें हमें वो अब मारुति वैन जितनी भी दूरी पे खड़ी हुई थी वो साफ साफ दिखाई दे रही थी कि उसमें एक आदमी ड्राइविंग सीट पर है, एक आदमी उसकी बगल की सीट पे है, वो जिसको हम लोगों ने अपनी टाटा सूमो के हेडलाइट में देखा था, और पीछे 3-4 लोग बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी हम ये श्योर नहीं थे कि पता नहीं और कितने आदमी हैं जो उसको पीछे पीछे फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन ये तय हो गया कि उसको यहीं पर खींचेंगे, वो मारुति वैन है इनके पास। हम लोग भी वहीं खड़े थे, लेकिन तभी एक हम लोगों का एरर ऑफ जजमेंट हुआ। हम नीचे खड़े हुए, हम थे, सत्येंद्रवीर सिंह थे, और एक अनिल पीसी हम लोग कहते थे उसको, हेड कांस्टेबल पीएसी का है, वो था। ये हम लोग बस केवल ये देख रहे थे कि कहाँ छीना झपटी होगी, कहाँ उसको खींचेंगे, कहाँ। और जो गाड़ी में लोग थे जिनको लखनऊ के लड़के कहते हैं, उनमें से जो 2 लड़के लखनऊ के थे, उन दोनों ने सत्येंद्रवीर सिंह को और हमको पहचान लिया, और फिर बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी बात के गाड़ी में से 2 गोलियां पिस्टल से चलाई गई। हम लोग ये कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग ये समझे कि लगता है टारगेट इनको मिल गया, उसको डरा रहे हैं, लेकिन वहाँ आसपास घूमने वालों में कहीं कोई किसी आदमी की खींचतान नहीं हुई थी, कहीं किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ था, कहीं किसी को खींच के गाड़ी में बिठाने का प्रयास नहीं हुआ था। तो और एकदम से जैसे ही फायर हुआ, वैसे एकदम से वो गाड़ी, भूरे रंग की मारुति वैन, मैरून कलर की, वो स्टार्ट हो गई। स्टार्ट हो कि जिस एंट्री से भागी थी, वो भीतर आई थी, उसी से भागने लगी। इसके पहले कि हम और कुछ समझ पाते, हमारे दिमाग में 2 चीज़ें आईं। एक कि या तो ये इन लोगों को इनका जो किडनैपी है वो मिल गया, या फिर ऐसी कोई बात हो गई जिससे इनको शक हो गया और ये भाग रहे हैं। हम लोगों ने सीधे गाड़ी उनके पीछे दौड़ा दी। गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, 30, 40, फिर 80 के आसपास हो गई। सरफराज हमारा ड्राइवर था, अविनाश, 2 कमांडो, हम सारे लोग उसी गाड़ी में बैठे हुए थे। थोड़ा थोड़ा और उजाला हो गया था और हम गाड़ी को दूर तक देख पा रहे थे। हम गाड़ी के पीछे पीछे, ये हुआ कि और बहुत तेज़ करिए गाड़ी और इसके बहुत नज़दीक ले जाइए, कम से कम 4-5 फीट की, और अगर ओवरटेक कर सकें हम लोग तो इसको ओवरटेक कर लें, क्योंकि एक बात तो तय हो चुकी थी कि इनके पास असलहे हैं और इन्होंने उसी असलहे से फायर किया है। पिस्टल की आवाज़ से जिस तरह से 2 गोलियां बहुत
2-1 सेकंड के अंतराल पे चली थी। इससे तो ये था कि ये पिस्टल इनके पास है। खैर, जैसे ही टाटा सूमो हमारी नज़दीक पहुंची, करीब 7-8 फीट का डिस्टेंस रहा होगा, जो ड्राइविंग सीट के बगल में आदमी बैठा हुआ था यानी मंगे ने हाथ पीछे करके अपनी रिवॉल्वर से कम 5 फायर किए। एक टाटा सूमो की हेडलाइट में लगा, एक उसके मिरर पर लगा, फिर ड्राइवर भी थोड़ा सा हिचक गया, हमारा सरफराज भी हिचका कि अरे बाप रे, ये तो उधर से फायर कर रहे हैं। थोड़ी दूर तक और हम लोग पहुँचे। पार्क स्ट्रीट थाने के सामने से जैसे ही निकले, गाड़ी की स्पीड तेज़ होती जा रही थी। तब तक थोड़ा उजाला, क्या काफ़ी उजाला हो गया था, और सुबह सुबह स्कूली बच्चों जो पटरी पर पैदल चलते हैं उनके आना जाना दिखाई दे रहा था। फिर ये तय किया गया कि इसको थोड़ा और नज़दीक करके और AK-47 माउंट कर ली जाए पिछले वाली सीट से, और शीशे के इस तरफ से, गाड़ी के शीशे के इस तरफ से, और इसके टायर पे मारने का प्रयास किया जाए, वरना ये निकल जाएंगे। या अगर ये जैसे, अच्छा, इस बीच में रुक के 2-3 बार फायर किया गया, जैसे वो हाथ को पीछे करके अंदाजे से निशाना लगा के वो फायर कर रहे थे कि ये फायर गाड़ी पर जाकर लगेगी। जब ये फायर चल रहा था, इसी बीच में एक बिना नंबर प्लेट की मारुति कार सफ़ेद रंग की आई, उसने भी किनारे से ड्राइवर की तरफ से फायर किया, कम से कम 4 फायर किए, जो ड्राइवर की तरफ वाली जो डोर है, जो दरवाज़ा है, उस पर लगे। ये हुआ कि अब एकदम इतनी करीब से मौत को हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। बहुत करीब से मौत को देखा गया। ये लग रहा था कि गोली कब किसको, अगर ड्राइवर को गोली लग जाती तो 100 की स्पीड में टाटा सूमो, उसका क्या हश्र होता। तो बिल्कुल 1-2 सेकंड के भीतर ये डिसाइड किया गया, और पीछे वाली सीट पर AK-47 को माउंट करके सरफराज से कहा गया कि लास्ट अटैम्प्ट, इसको 4-5 फीट की दूरी पर ले चलो। और सरफराज ने उसको मारुति वैन के पास तक वो ले गया, और जो 30 गोलियां AK-47 की थीं वो सारी की सारी उस पर मार दी गई। और ऊपर वाले की कृपा थी कि एक भी गोली उसमें से सेवा कार के कहीं और नहीं लगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं छोटे छोटे बच्चे स्कूली जा रहे थे, बड़ी संख्या उनकी लग रही थी। और पीछे लगा, पीछे जो लोग उसमें बैठे दिखाई दे रहे थे, अचानक वो लुढ़क से गए या नीचे हो गए, चाहे डर के मारे नीचे हो गए हैं, और उस स्पीड में थोड़ा सा आगे चल के गाड़ी और स्किड करके उलट गई, जिसमें चारों पहिए उसके ऊपर और बाकी लोग नीचे। उसके बगल में गाड़ी खड़ी करके हम लोगों ने सब हम लोग ट्रैक सूट में थे, अपनी अपनी पिस्टल, अपने हथियार निकाल लिए। और ये चूँकि गाड़ी उलट गई थी, निकल के भाग भी नहीं सकते थे, भीतर से सिर्फ चिल्ला रहे थे। किसी ने सूचना दी, पार्क स्ट्रीट की पुलिस आ गई। पुलिस ने सबसे पहले हम लोगों को घेरा। हम लोगों ने बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे हैं, सब पिस्टल है, तो लेकिन पुलिस मानी नहीं। उन्होंने कहा साहब आप थाने चलिए। मैंने कहा साहब इनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। सत्येंद्र सिंह साहब बहुत नाराज़ हुए, बोले सवाल ही नहीं कि इनको हम छोड़ के जाएं। तो ये हुआ कि पहले इनको निकालिए। तब तक वहाँ करीब 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। वो मैरून कलर की वैन पीछे से गोलियों से बिंधी हुई थी। उसमें जो लोग भीतर बैठे हुए थे, कुछ करा रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे। भीड़ ने ही एक एक करके लोगों को निकालना शुरू किया। पहले 2 लोग निकले, वो मृत थे। उसके बाद फिर असलहे उसमें से निकलना शुरू हुए। 9mm की पिस्टल, वॉल्थर की पिस्टल, 38 और 32 की रिवॉल्वर। इतना जखीरा देख के भीड़ एकदम उग्र हो गई, और फिर भीड़ ने जानने की कोशिश की। इस बीच में भीड़ ज़्यादा हो गई, तब तक इनके कुछ सीनियर अफसर भी आ गए और हम लोगों को घेर के थाने पे ले गए। थाने पे पहुंचने के 1 घंटे बाद जो IG क्राइम, उस समय IG थे, SIS अहमद साहब, बाद में वो CISF के DG हो गए, अब शायद रिटायर हो गए। बहुत ही सिंसियर आदमी, बहुत ही टू द पॉइंट आदमी। वो वहाँ पहुँच गए। पहले उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की कि आपने कलकत्ता में एक ऑपरेशन किया, आप समझते नहीं हैं कलकत्ता को, और बिना बताए कैसे ऑपरेशन कर लिया। काफ़ी नाराज़ हुए। फिर उनको ये बताया गया कि साहब हमारे पास समय नहीं था, ये देखिए इस तरह से आप ही के एक बड़े बिजनेसमैन की किडनैपिंग होने वाली थी। तब किसी तरह से वो माने। इस बीच में ये पता लग गया कि उसके भीतर जो 6 लोग थे, उसमें 4 की मृत्यु हो गई है। 2 लोगों को एम्बुलेंस लेके गई है, हॉस्पिटल में एडमिट किया है। आज काफ़ी समय हो गया,
बाकी इसका वृत्तांत कैसे हुआ था कल ये बताऊंगा। इसके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि ये किडनैपिंग बबलू श्रीवास्तव ने कैसे कराई थी। और एक नाम इसमें जो मैंने नंदिनी का बताया था वो अर्चना शर्मा थी। अर्चना शर्मा मेरे इतने लंबे पुलिस के कार्यकाल में मैंने उतनी शातिर महिला माफिया नहीं देखी। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, उसने कितने बड़े बड़े क्राइम देश के सभी लगभग बड़े प्रदेशों में किए हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।